हेलो स्टूडेंट्स, तो अब हम देखने जा रहे हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। सर आइजैक न्यूटन ने एक लॉ दिया था अप्रॉक्स ईयर 1687 में, जिसके अकॉर्डिंग ये कहना था कि कोई भी जो हमारे यूनिवर्स में ऑब्जेक्ट्स हैं वो एक दूसरे को किसी भी एक फोर्स के साथ अट्रैक्ट कर रहे होते हों, मतलब अपनी तरफ खींच रहे होते हैं। ऑब्जेक्ट नॉर्मल सी बात है कि स्पेस में जो भी चीज एग्जिस्ट करती है उसके पास डेफिनेटली मास जरूर होता है। तो ये जो मास होता है ये क्या कर रहा होता है, हर आसपास वाली चीज जो खुद भी एक मास से कंटेंट होती है उसको अट्रैक्ट कर रहा होता है। इसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं। तो उनका कहना था कि जितने भी यूनिवर्स में चीजें हैं जिनके पास कुछ मास है वो दूसरी जो मास वाली चीजें हैं उन्हें अट्रैक्ट कर रही हैं, अपने टूवर्ड्स लाना चाह रही हैं, मतलब कि और वो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रही है, मतलब किस फोर्स के साथ वो अपनी तरफ खींच रही है, वो जो फोर्स होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, द प्रोडक्ट ऑफ मासेस, मतलब जो दोनों मास होंगे जिनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा होगा उन दोनों के मासेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एंड यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन दैम, मतलब जो उनके बीच में डिस्टेंस होगी उनका स्क्वायर के इक्वल होगा। बीच में ग्रेविटेशन कांस्टेंट भी आएगा जिसकी वैल्यू हम जी बोलते हैं, 6.67 इंटू 10 टू द पावर 11 कुछ होता है, तो अप्रॉक्स होता है मतलब। तो ये होती है क्या है, ग्रेविटेशन लॉ। तो फिर इसके अकॉर्डिंग हम ये देख सकते हैं, उनका ये कहना था कि अगर दो मासेस, इसे बाय थ्योरी देखें, अगर दो मासेस हैं हमारे पास, एक ये और एक ये, सपोज मैं इस थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर चलूं तो लेट द मास m, एक मास को हमने m बोल दिया और दूसरे मास को हमने स्मॉल m से रिप्रेजेंट कर दिया, एंड लेट द डिस्टेंस बिटवीन देम विल बी द d। इनके बीच में जो दूरी है वो d है, ये जो डिस्टेंस है ना ये d के इक्वल है। एंड द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगा वो क्या होगा, ये हमें क्या होगा फाइंड करना है, या फिर हम ये कर सकते हैं प्रूव करना है। तो फर्स्टली अगर हम देखें तो हम यहाँ से ये देख सकते हैं कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा यूनिवर्सल लॉ के अकॉर्डिंग, एवरी मास इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी मास, मतलब हर मास दूसरे मास को अट्रैक्ट कर रहा होगा, जैसे कि ये दोनों कर रहे हैं, विद द फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ टू मासेस, मतलब उनके प्रोडक्ट ऑफ टू मासेस, मतलब हम ये कह सकते हैं फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m इंटू स्मॉल m, मतलब हम ये भी कह सकते हैं क्योंकि मल्टीप्लिकेशन की साइन अंडरस्टूड होती है, तो हम ये लिख सकते हैं फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मासेस of the objects and universally proportional to the square of distance between them, and force is universally proportional to, यानी 1/d स्क्वायर है, मतलब कि d स्क्वायर, या फिर हम ये भी बोल सकते हैं d इंटू डी विच इज ऑब्वियसली इक्वल टू d स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ गई। अब अगर हम इन दोनों को कंबाइन करते हैं तो हम ये लिख सकते हैं, ये मान लीजिए हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है और ये हमारे पास आ गई सेकेंड इक्वेशन। तो अगर बाय कंबाइनिंग फर्स्ट एंड सेकेंड equation we can conclude that force is directly proportional to m into m upon d square। हम ये बोल सकते हैं, ये ऑब्वियसली बात है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब क्या होगा, ये इन द न्यूमरेटर होगा और ये डिनोमिनेटर में होगा क्योंकि ये यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर हम इसे कंबाइन करके अगर और प्रोपोर्शनैलिटी की क्या होती है, जो प्रोपोर्शनैलिटी का सिंबल है ये कभी भी फॉर्मूला में एग्जिस्ट नहीं कर रहा होता है, क्योंकि हम कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं या फिर हम कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं तो हमें वहां पे इक्वालिटी की साइन ही लेके चलनी होती है। तो इक्वालिटी की साइन यहाँ लानी पड़ेगी। इक्वालिटी की सिंबल लाने के लिए हम यहाँ पे जी लगाते हैं। जी क्या होता है, ग्रेविटेशन कांस्टेंट, ये एक तरीके का कांस्टेंट है, कांस्टेंट लगा के ही प्रोपोर्शनैलिटी के सिंबल को रिप्लेस किया जा सकता है सिर्फ। तो यहाँ पे हमने जी लगाया। अभी मैं जी के बारे में भी सारी इंफॉर्मेशन बताती हूँ। तो यहाँ पे जो हमारे पास जी आता है, जी क्या होता है, ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट होता है, वेयर जी इज इक्वल्स टू ग्रेविटेशन कांस्टेंट which is equals to 6.67 into 10 to the power 11
ये बोल सकते हैं। अगर हम इसकी एसआई यूनिट लिखनी हो ग्रेविटेशन कांस्टेंट की, ऑब्वियस सी बात है कि फोर्स की होगी वो क्या हो जाएगी, फोर्स की न्यूटन में ही आती है, एसआई यूनिट फोर्स की न्यूटन होती है। अगर हम इसकी बात करते हैं ग्रेविटेशन कांस्टेंट की, तो इसकी हम निकालने के लिए ये देख सकते हैं, मैं एक छोटा सा रफ वर्क कर रही हूँ, इतने में आप समझ सकते हैं यहाँ से कि जैसे यहाँ पे हमारे पास इसकी एसआई यूनिट लिखने के लिए हम फोर्स इज इक्वल टू जी एम इंटू एम अपॉन डी स्क्वायर। तो अगर हमें g के लिए निकालना है तो हम g को लिख सकते हैं। अगर हमें बाय द वे ग्रेविटेशन कांस्टेंट की पूरी वैल्यू भी निकालनी होगी तो हम ये लिख सकते हैं इंटू डी स्क्वायर, ये इधर जाके मल्टीप्लाई होगा अपॉन m इंटू एम। फोर्स के लिए हम न्यूटन लिखते हैं, डी स्क्वायर मतलब हम लेंथ को मेजर कर रहे हैं, लेंथ को मीटर में मेजर करते हैं, मीटर स्क्वायर अपॉन के जी इंटू के जी। ये क्या बोल सकते हैं हम, एन एम स्क्वायर अपॉन के जी स्क्वायर। ये बोल सकते हैं हम कि क्या आ गई हमारे पास एसआई यूनिट ऑफ ग्रेविटेशन कांस्टेंट आ गई। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी बाई -2, इसे ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हमने देख लिया कि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हम सिंपली भाषा में बोले तो ये भी हो सकता है कि दो मासेस जो हमारे यूनिवर्स में है एंड हैविंग सम कुछ ना कुछ उसके पास मास होगा डेफिनेटली, तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होंगे, तो उनके जो प्रोडक्ट आएगा जिस फोर्स के साथ वो अट्रैक्ट कर रहे होंगे वो फोर्स हमेशा उनके मास के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, नहीं यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, डिस्टेंस बिटवीन देम के। और उसके बाद मतलब उनके बीच में जो डिस्टेंस होगा उसके बाद फिर हम उन दोनों को इक्वेट करेंगे, इक्वेट करने के बाद जो ग्रेविटेशन प्रोपोर्शनलिटी आएगी उसको हम ग्रेविटेशन कांस्टेंट से रिप्लेस कर देंगे।